नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य मुगलकालीन कला एवं संस्कृति की। क्योंकि हमारा टॉपिक चला था मध्यकालीन भारत का जो इतिहास देख रहे थे, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था मुगल साम्राज्य, जिसके अंदर हमने अपने पिछले कई क्लासों के अंदर कई वीडियो के अंदर मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से देखा। उसके प्रमुख शासक हमने देखे, प्रशासन हमने देखा, उसकी आर्थिक न्यायिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने देखा। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य में मुगलकालीन कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक बने रहना। हाँ, थोड़ी सी शिकायत होगी कि आज छोटे जरूर लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने 6 मुगल जो शासक सम्राट हुए हैं, बादशाह हुए हैं, उनको लेकर के और कला और संस्कृति का उल्लेख किया है। चाहे वो स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, चाहे संगीत कला हो। तो मैंने एक जगह सारणी के माध्यम से संग्रह किया है, तो इसको आराम से ध्यान से देखना, सुनना। बहुत सी बातें मैं मौखिक भी बोलूँगा और अंत में ये सारी बातें मैं जूम करके बड़े स्तर पे आपको दिखा दूंगा, जिससे आपके एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो शुरू करते हैं मुगलकालीन कला एवं संस्कृति। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है, दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, पहला तो कौन सा होगा? गुप्त काल। पहला तो क्लासिकी युग कौन सा कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है। जबकि ये द्वितीय दूसरा कहलाएगा, क्योंकि इस काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य और संगीत का विकास हुआ था। कहने का मतलब हर क्षेत्र में बहुमुखी जो गतिविधियां यहाँ पर हुई थी, इस कारण इसे भारतीय इतिहास का दूसरा क्लासिक स्वर्णकालीन युग कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कला और संस्कृति की। तो कलाओं में हम देखेंगे स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला और संगीत कला। इन 4 कलाओं के बारे में, जो कि अलग अलग मुगल बादशाह, बाबर के समय स्थापत्य कला, हुमायूं के समय स्थापत्य कला, अकबर के समय स्थापत्य कला, जहांगीर के समय स्थापत्य कला, शाहजहां के समय, जो कि स्वर्ण युग भी माना जाता है स्थापत्य कला का, शाहजहां का काल, और औरंगजेब। ये 6 जो प्रमुख मुगल बादशाह हैं, उनके समय में जो कला और संस्कृति का किस प्रकार से विकास हुआ, उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि इसमें हर क्षेत्र में विकास हुआ था और मुगल काल में सभी ललित कलाओं की अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। क्यों? क्योंकि मुगल सम्राट स्थापत्य कला के प्रेमी थे। मुगल काल में ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली के समन्वय द्वारा मुगल शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था। कुछ कहते हैं कि देसी और विदेशी शैलियों का उत्तम सम्मिश्रण है ये। कौन? मुगल शैली। जो कि मुगल स्थापत्य की मुख्यतः विशेषता है कि एक तो संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से जड़ी हुई जो सजावट है, जिसे पित्तरदुरा कहा जाता है, फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थर व बहुमूल्य रत्नों की जड़ावत। दूसरा, महलों तथा विशाल भवनों में बहते पानी का उपयोग या प्रयोग। ये कुछ विशेषताएं हैं स्थापत्य कला की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुगलकालीन स्थापत्य कला। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बाबर के, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हम 6 बादशाहों को साथ में लेकर के चल रहे हैं कि स्थापत्य कला में उन्होंने कैसा विकास किया, स्थापत्य कला के अंदर कितना विकास हुआ इन बादशाहों के समय। तो याद ना, बाबर स्थापत्य
कला की शुरुआत हुई थी। बाबर के समय में स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबर को दिल्ली और आगरा की तुर्क तथा अफगान सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारतें पसंद नहीं आई। तब बाबर ने ग्वालियर में मानसिंह व विक्रमाजीत के महलों की स्थापत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उन्हीं के आधार पर उसने कई महलों का निर्माण करवाया। लेकिन कहा जाता है कि उसकी प्रमुख इमारतें वर्तमान में ये बची हुई है, जो कि पहली तो है पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद, जो कि 1529 में बनाई थी। लोधी को हराने के बाद विजय के उपलक्ष्य में कहते हैं कि ये बनाई गई थी पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद। दूसरी हम कह सकते रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद, आगरा में मस्जिद बनवाई थी नूर अफगान बाग आगरा में, जो कहा जाता है ज्योमितिस विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगाया, जिसे आराम बाग भी कहा जाता है। वर्तमान में नूर अफगान के नाम से जाना जाता है। ये जहां बाबर को दफनाया भी गया था। तो कहने का मतलब बाबर के समय में स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी और ये 4 प्रमुख इमारतें बनाई थी। बाबर के बाद हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं, कहा जाता है कि हुमायूं के समय मुगल स्थापत्य कला, हालांकि कला प्रेमी तो था किंतु उसकी कोई कलात्मक इमारतें नहीं बची। वर्तमान में कोई कलात्मक इमारतें नहीं बची है। हुमायूं ने दिल्ली के अंदर हुमायूं ने सबसे पहले दीने पनाह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, दीन पनाह नाम से एक नगर का निर्माण करवाया था। एक नगर का निर्माण करवाया थे 1533-34 ईस्वी में, जो कि दीन पनाह का अर्थ होता है विश्व का शरण स्थल, जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात भी है। इसके अलावा 2 अन्य और इमारतें बनाई। एक तो आगरे के निकट मस्जिद बनवाई थी, दूसरी हिसार के फतेहाबाद में एक मस्जिद बनाई थी फारसी शैली में। तो ज़्यादा इसका योगदान नहीं है स्थापत्य कला में। उसके बाद में अकबर स्थापत्य कला में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, वेरी वेरी मोस्ट, जो कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है, जो कि अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। जो कि दोहरी गुंबज वाला ये भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसके अंदर हुआ है। इसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए हैं। इस मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी भी कहा जाता है। ये मकबरा फारसी जो आदर्श की भारतीय अभिव्यक्ति दिखाता है, जो कि इसका प्रधान कारीगर है वो मिर्जा ग्यासी था ईरानी। याद रखना 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी यहीं पे गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, और 1993 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। कहने का मतलब है कि दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है वो अकबर कालीन पहली इमारत है। अकबर को स्थापत्य कला के प्रति गहरी रुचि भी थी। उसके काल में जो सुंदर इमारतें बनी उसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचार को पत्थर और गारे का रूप दे देता है। कहने का मतलब है कि अकबर ने स्थापत्य कला में बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाई थी। अकबर ने हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय किया है और एक नई शैली का विकास किया था। अकबर की नवीन शैली का सबसे सुंदर और पहला नमूना आगरा का लाल किला। आगरे का लाल किला अति महत्वपूर्ण है, दिल्ली वाला नहीं, आगरे का लाल किला। इस किले की 4 दीवारी के भीतर अकबर ने 500 से भी अधिक इमारतें लाल पत्थर की बनवाई थी। लेकिन कहा जाता है कि बाद में शाहजहां ने सफेद संगमरमर के द्वारा उसे मंडप कर दी गई, बना दी गई एक प्रकार से। और इसी किले के अंदर
अकबरी महल, सजावट का काम नहीं है इसके अंदर अकबरी महल में। जबकि दूसरा है जहांगीरी महल, यह आगरे के लाल किले में ही है। याद रखना, जहांगीरी महल हिंदू डिजाइन या ढंग का बना हुआ महल माना जाता है। फिर उसने फतेहपुर सीकरी जो शहर नगर कस्बा बसाया था आगरा के पास में, उसके अंदर भी कई इमारतें बनाई थी, जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल जिसको हवा महल भी कहा जा सकता है, पिरामिड के आकार की है ये। मरियम महल, जोधाबाई का महल, बीरबल महल, जोधाबाई जो फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा गुजराती शैली का प्रभाव देखा जाता है इस महल पे, जोधाबाई का महल। उसके बाद में जामा मस्जिद, कहाँ? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली नहीं, फतेहपुर सीकरी में दरवाजा, जो कहा जाता है कि गुजरात विजय के बाद में बनाया था ये क्या? बुलंद दरवाजा, जो एशिया का, जो कि कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसी ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जिसमें केवल संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस्लाम शाह के मकबरे में पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग देखने को मिला। अकबर के समय में ही तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। फर्ग्यूसन ने ठीक ही कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। फतेहपुर सीकरी के अतिरिक्त अकबर ने अटकल किला, मेड़ता और अजमेर की मस्जिदें भी बनवाई थी। तो ये था अकबर का स्थापत्य कला। उसके बाद में जहांगीर, अकबर का मकबरा बनाया गया था जहांगीर के समय में। एतमादुद्दौला का मकबरा पहली बार पित्त डोरा का प्रयोग किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसमें? एतमादुद्दौला के मकबरे में, जो किसने बनाया था? नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता का। अकबर का जो मकबरा है ये भी कहा जाता है गुंबज विहीन मकबरा है। ये गुंबज विहीन मकबरा है जो जहांगीर के समय। उसके आदमी आप देखो जहांगीर का मकबरा जो कि नूरजहां ने बनाया था। शालीमार बाग की स्थापना भी इसी ने की थी। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा भी जो न्यूनाधिक रूप से हुमायूं के मकबरे का प्रतिकृति है, पर कुछ मामलों में इसे ताजमहल का पूर्वाभास होता है। वो पूर्वगामी है हुमायूं का मकबरा और ये ताजमहल का पूर्वाभास है। कौन सा? अब्दुल रहीम खान खाना का जो मकबरा है। गौर करना, जहांगीर के समय। उसके बाद में शाहजहां, स्वर्ण युग कहा जाता है, निर्माताओं का प्रिंस जिसको कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ण काल यही था। स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष के काल में थी उस समय, तभी तो इसे निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। जो कि कहा जाता है आगरे किले में इसने दीवाने आम, दीवाने खास, मोदी मस्जिद, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद आदि महल बनाए थे, जो कि मुसमन बुर्ज, ये तो आगरे के किले में बनवाए थे शाहजहां ने। उसके बाद में वेरी मोस्ट है ताजमहल आगरा, जो कि अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल का जो मकबरा है ताजमहल उसकी याद में बनाया था। 1631 से 53 कुल 22 वर्षों में बन के तैयार हुआ था। 9 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था। इसका शिल्पकार था उस्ताद अहमद लाहौरी और प्रधान मिस्त्री था उस्ताद इंसा खां। हावेल के अनुसार ये कहा जाता है कि ये भारतीय स्त्री जाति का देवतुल्य स्मारक है। देवतुल्य स्मारक इसको माना गया है। वहीं आप देखोगे कि ताजमहल दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक और कला प्रेमियों का मक्का बन गया है। 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया था। तो ताजमहल के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों जरूर गौर करना, प्यारे विद्यार्थियों जरूर इसको ध्यान में रखना है। वहीं आप देखोगे दिल्ली का जो लाल किला, दिल्ली के अंदर जो उसने शाहजहांबाद जो बनाया था उसमें लाल किला, पुरानी दिल्ली जिसको वर्तमान में कहते हैं, लाल किला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1648 में शिल्पकार है हमीद अहमद। पश्चिम द्वार को लाहौरी दरवाजा और दक्षिण द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, जो कि 2007 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। दिल्ली में ही जामा मस्जिद भी बनवाई थी और उसी लाल किले में दीवाने
आम और दीवाने खास नाम करके 2 महल भी बनवाए थे। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम इसमें तो तख्ते ताउज रखा था उसने, दाना मयूर सिंहासन, और दीवाने खास है इसके अंदर की छत वो चांदी की बनी हुई थी, चांदी की मंडप थी उसके ऊपर, जो कि अमीर खुसरो ने इसी के लिए तो कहा था अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। तो ये थे शाहजहां से संबंधित। उसके बाद में है औरंगजेब, जो कि कहा जाता है कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी, किसी भी कला के मामले में उसको रुचि नहीं थी ऐसा माना जाता है। कहने का मतलब है शाहजहां के बाद स्थापित कला है वो पतनोन्मुख हो गई थी, पतन की ओर चली गई थी। शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल स्थापित कला का पतन आरंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब को कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी। उसने लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर में जामा मस्जिद वह बादशाही मस्जिद बनवाई, रुबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा बनाया। कहाँ पे? औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में बनाया था। इसी के समय जहाँ आरा की कब्र भी, जहाँ आरा की कब्र भी, खाना का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था उस समय। मिर्जा गालिब का मकबरा भी इसी के समय हुआ। नजफ खान का मकबरा भी है। वहीं जय सिंह ने जो जंतर मंतर 5 वेधशालाएं बनाई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, तो इसी के समय हुई थी औरंगजेब के समय। तो ये तो था स्थापित कला, ये तो मुगल काल की स्थापित कला के बारे में हमने देखा। प्रमुख 6 बादशाहों के समय किस प्रकार से स्थापित कला का विकास हुआ, स्थापित कला का विकास हुआ। उसके बाद में अब हम बात करते हैं मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा टॉपिक है वो बड़ा जरूर है, लेकिन अंत तक बने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में अलग से लगता है मुगल कालीन कला और संस्कृति, और वैसे आपने देखा होगा रिट के सिलेबस में हर कंपटीशन में ये मानो कि ये जो कला और संस्कृति मुगल काल की वो जरूर रहती है। तो इसे ध्यान से सुनो और देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, जो कि कहा जाता है कि इस्लाम में चित्रकला वर्जित है, ऐसा कहा गया है। इस्लाम में चित्रकला वर्जित है, जीवन प्रदान करने वाला एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर की ये मानो समता करने लगता है, तो इस प्रकार से इसे सही नहीं माना जाता। इस्लाम धर्म में मानव चित्र सर्वथा वर्जित थे कि मानव का चित्र नहीं बनाया जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही चित्रकला में नव जीवन आ गया था, क्योंकि मुगल सम्राट चित्रकला के महान प्रेमी थे, चित्रकला के महान प्रेमी थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। जो कि कहा जाता है कि तुझके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बेहजाद का ही नाम मिलता है, ऐसा कहा जाता है, जिसे बेहजाद को पूर्व का रफेल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम हेरात में बेहजाद जो पूर्व का रेफेल नामक चित्रकार ने चित्रकारी की एक नई शैली आरंभ की थी, और उसी का नाम कहाँ मिलता है? तुझके बाबरी में मिलता है, तुझके बाबरी में मिलता है। उसके बाद में कहा जाता है हुमायूं, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी, ऐसा माना जाता है। यह कहा जाता है कि वो 2 फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समंद इन दोनों को भारत लेकर के आया था अपने साथ। कौन लेके आया था? याद रखना, हुमायूं। मीर सैयद अली को तो हुमायूं ने नादिर उल अस्तर की उपाधि दी थी, नादिर उल अस्तर की उपाधि दी थी, और कहा जाता है कि इसके चित्रों में अधिकांशतः चित्र सूती वस्त्रों पर चित्रित किए गए थे। उसके बाद में अकबर एक सुव्यवस्थित रूप दिया था, किसको? चित्रकला को। एक सुव्यवस्थित रूप दिया था चित्रकला को, किसने? अकबर ने एक अलग विभाग भी खोला था, कहने वाला एक सुव्यवस्थित रूप देते हुए एक अलग विभाग भी खोला था। और कहा जाता है कि मीर सैयद अली व अब्दुल समंद के अलावा आईने अकबरी में 15 प्रसिद्ध चित्रकार बताए गए हैं अबुल फजल के द्वारा। ये 2 तो प्रमुख थे ही थे, जबकि इनके अलावा 15 और भी थे, जिनमें प्रमुख थे दसवंत, वेरी मोस्ट है,
बसावन कई बार पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये यही तो ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट जो है ना उन्हीं को ध्यान रखना और पूरी सारणी पे मत जाना। कहीं आप सोच रही है तो बोरिंग कर रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, अति महत्वपूर्ण है, वही तो जरूर याद कर लेना, उनको जरूर समझना। महेश है, लाल बाल मुकंद है, उसके बाद में अब्दुल समद है आदि इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, आदि इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो कहने का मतलब है कि अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया, उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग भी खोला था। अकबर चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है ये मानता था। आईने अकबरी में इन दो के अलावा मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हिंदू चित्रकार भी शामिल थे, जो कि दसवंत अग्रणी चित्रकारों में माना जाता था और बसावन वो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था। दसवंत की दो कृतियां बहुत प्रसिद्ध है, जो कि खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दो नाम है, खानदाने तैमूरिया और दूसरी का नाम है तूतीनामा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत भी हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इस चित्रकारी पर ईरानी शैली का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है अकबर के समय में। उसके बाद में जहांगीर स्वर्ण युग वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि आपने देखा था कि स्थापत्य कला में तो स्वर्ण युग है वो शाहजहां का काल होगा, जबकि चित्रकला में स्वर्ण युग है वो किसका होगा, जहांगीर का। और ऑल ओवर सभी में पूछे, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य, संगीत, सभी कला और संस्कृति में पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों एक ही नाम आएगा, अकबर। अकबर का जो शासन काल है वो एक प्रकार से स्वर्ण काल था, मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है हर क्षेत्र में। लेकिन केवल स्थापत्य पूछे तो आएगा शाहजहां, केवल चित्रकला का पूछे तो आएगा जहांगीर। इसके प्रमुख चित्रकारों में थे बिशनदास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, दौलत और मनोहर। और कहा जाता है इसके बाद में चित्रकला समाप्ति हो गई थी इसके साथ में, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। जहांगीर के एक दरबारी चित्रकार अबुल हसन ने जहांगीर के राजारोहण का चित्र बनाया था, जो बाद में तुझ के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। इसका अग्रणी चित्रकार विशनदास था, याद रखना। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर था, जिसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, जो पक्षी विशेषज्ञ था। ये ध्यान रखना, उस्ताद मंसूर है वो पक्षी विशेषज्ञ माना गया है। वहीं अबुल हसन है ना, उसको नादिर उल जमा, उसको तो दी थी नादिर उल असर और इसको दी गई है नादिर उल जमा, जो व्यक्ति चित्रों के लिए महारत हासिल कर रखी थी। और अबुल हसन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी कि उसकी रंग योजना जो अत्यंत प्रभावशाली थी, चिंताकर्षण एवं चटकदार होती थी। और कहा जाता है जहांगीर के बाद मुगल चित्रकला प्राय समाप्त हो गई, जैसा कि पीवी ब्राउन ने कहा है कि उसके किसके जहांगीर, उसके देहांत के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा ही विलीन हो गई थी, ऐसा माना गया है। तो कहा जाता है कि जहांगीर चित्र को देख करके अगर ये मानो 10-15 चित्रकारों ने भी कोई चित्र बनाया है और अलग अलग हिस्सा पार्ट बनाए हैं, तो कहते कि जहांगीर बता देता कि ये पार्ट किसने बनाया है, ये हिस्सा किसने बनाया है, वो देख करके पहचान जाता था। इसलिए तो इसे स्वर्ण युग कहा गया है, जहांगीर का काल। शाहजहां, जो कि कोई रुचि नहीं थी चित्रकला में, चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी, इसकी तो स्थापत्य कला में ज्यादा रुचि थी। जो ऊपर हमने देखा था महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आदि। इसके समय प्रमुख चित्रकार थे फकीर उल्लाह, मीर हासिम, मुरार, हुनर मोहम्मद, नादिर, अनूप, चित्रा आदि थे। और कहा जाता है कि शाहजहां, यह कौन, शाहजहां देवी संरक्षण में अपने चित्र बनाता था। कहने का मतलब शाहजहां देवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था। और उसके बाद में
जो कि चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था। चित्रकला को बंद करवा दिया था किसने? औरंगजेब ने। उसके बाद में मुगल कालीन साहित्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन साहित्य कई प्रमुख रचनाएं जो कि कई बार पूछी जाती है किसके काल में है, इसका रचनाकार कौन है, इसका लेखक कौन है, कई बार मैच करवाना भी आ जाता है, असंगत है या बीमेल छांटने के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो मुगल कालीन साहित्य कहा जाता है कि बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। बाबर है वो साहित्य में बहुत रुचि लेता था। तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा लिखी थी। देखो खुद स्वयं ने लिखी थी तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबैयान को प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है। बाबर ने कविताओं का एक संग्रह किया जिसे दीवान तुर्की भाषा में दीवान नाम से रखवाया गया या किया गया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। याद रखना, दीवान जो कविताओं का संग्रह है। उसके बाद में हुमायूं, जो कि हुमायूं के नाम से जो कि हुमायूं नामा लिखा था उसकी बहन ने, ये कह सकते हैं। इसका एक खंड में बाबर का इतिहास है और दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। किसमें? हुमायूं नामा में। उसके बाद में जोहर आफ्ताबची का कौन सा? तज़किरात उल वाक़ियात बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। ये आपने देखा किसने लिखा था? जोहर आफ्ताबची का लिखा हुआ है। इसमें हुमायूं के जीवन का उतार चढ़ाव बताया गया है, उतार चढ़ाव का उल्लेख किया गया है। दूसरा ग्रंथ हम कह सकते हैं रिजु कलह मुस्तका जो है उसका ग्रंथ है वाक़ियात ए मुस्ताकी, जो कि कहा जाता है कि इसके अंदर लोदी व सूर काल की जानकारी भी मिलती है। जो ये पहली ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ऐसी जानकारी मिलती है। उसके बाद में मिर्जा हैदर दो गलत का जो है तारीख रसीद प्रमुख ग्रंथ है। इसमें मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास तथा हुमायूं के काल का वर्णन किया गया है। जो कि मिर्जा हैदर दो गलत है, ये शाही फौज का कमांडो था। उसके बाद में अकबर, भारत में दरबारी इतिहास का लेखन की परंपरा की शुरुआत की थी किसने? अकबर ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है कि उसके दरबार में 59 श्रेष्ठ कवि थे। जैसे कि कुछ नाम बताता है, फेजी, उसके बाद में नजीरी, उत्तवी और गिजाली, अब्दुल फजल आदि। और कहते हैं इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी जिसका निर्देशक या अध्यक्ष वो फेजी को बनाया था। और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की ये मानो अनुवाद भी हुआ था, जो हमने अकबर के टॉपिक में देखा भी था किस किस का अनुवाद किया गया था। उसके बाद में जहांगीर, स्वयं की आत्मकथा स्वयं ही लिखी थी तुझके जहांगीरी। फारसी भाषा में मोतमिद खां का इकबाल नामा ए जहांगीरी जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है इसके समय की, जो कि अंतिम रूप से इसे मोहम्मद हाजी ने पूरा किया था। कहने के लिए जहांगीर की जो आत्मकथा है उसको। उसके बाद में ख्वाजा कामगार का महसीर जहांगीरी प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ग्रंथ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में शाहजहां मोहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहनामा कईयों ने लिखा है, अलग अलग है ध्यान। मोहम्मद अमीन कजवानी, इसने भी शाहनामा लिखा। मोहम्मद सादिक का भी शाहनामा, जबकि इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा था। ये महत्वपूर्ण है। जबकि औरंगजेब के समय अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के विरुद्ध था। वह अपने साम्राज्य में जो कि किसका साहित्य का एक प्रकार से इतिहास लेखन नहीं करता था। रफी खान ने
तवारीख नामक पुस्तक लिखी थी मोहम्मद साकी ने। मासीरे आलमगिरी लिखा था और इसी के बारे में कहने का मतलब औरंगजेब के काल में मोहम्मद साकी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है मासीरे आलमगिरी को डॉक्टर जतुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। मुगल राज्य का गजेटियर वेरी वेरी मोस्ट है, गजेटियर कहा है। कहने का मतलब है औरंगजेब अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के विरुद्ध था, कोई ज्यादा बढ़िया काम नहीं हुआ था। अकबर के समय में महत्वपूर्ण था। उसके बाद में मुगलकालीन संगीत कला के बारे में, जो कि मुगलकालीन संगीत कला के बारे में कहा जाता है कि संगीत कला की चरमोन्नति मुगल सम्राटों के दरबार या काल में हुई थी, ऐसा माना जाता है। जो कि बाबर ने तो गायन कला की एक पुस्तक भी लिखी थी। बाबर और हुमायूं दोनों ही संगीत प्रेमी थे, याद रखना, दोनों ही संगीत सुना करते थे, लेकिन ये कहा जाता है कि संगीत कला अपने शिखर पर पहुंची थी अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। यहां मैंने बाबर और हुमायूं के दोनों को साथ में बातें बता दी है। जबकि अब बात करें अकबर की। भारतीय शास्त्रीय संगीत को अधिक पसंद करता था कौन? अकबर भारतीय शास्त्रीय संगीत को अधिक पसंद करता था। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि 36 गायकों को उसने राजाश्रय दे रखा था। अकबर ने अपने दरबार में कितने? 36 गायकों को राजाश्रय, अपने राज्य में आश्रय दे रखा था, जिसमें प्रमुख थे तानसेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तानसेन, जो कि अबुल फजल ने इसके लिए कहा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। और कहा जाता है कि इसको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। ये नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। 1562-63 की बात है। तानसेन, बाज बहादुर, रामदास, बेजबख्श, गोपाल, हरिदास, बेजू बावरा, सुजान खां आदि प्रमुख संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ बताए जाते हैं। उसके बाद में जहांगीर, जो कि इसके समय में वैसे कोई ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी। जहांगीर के काल में इन कुछ प्रमुख संगीतज्ञ थे, जैसे कि तानसेन का पुत्र था विलास खां, छत्र खां, मक्खू, हमजान आदि प्रमुख संगीतज्ञ थे। तो ज्यादा विकास नहीं हुआ था। कहा जाता है कि गजल गायन शैली को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी, ऐसा कहा जाता है। गजल गायक जो था सो कि उसको ये मानो जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि भी दी थी। उसके बाद में शाहजहां के समय प्रमुख संगीतज्ञ थे लाल खां, उसके बाद में खुशहाल खां और विश्राम खां प्रमुख थे। और कहते कि लाल खां को तो शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि भी दी थी शाहजहां ने। ये बात भी याद रख सकते हो। शाहजहां के काल में प्रमुख संगीतज्ञ ये थे और लाल खां को शाहजहां ने गुण समुंदर कह दिया, समुद्र की उपाधि दी थी। उसके बाद में औरंगजेब के समय कहा जाता है कि औरंगजेब ने प्रश्रय प्रदान नहीं किया। किसको? संगीत कला को या संगीतज्ञों को कोई प्रश्रय नहीं दिया। उसने इस्लाम विरोधी मान करके पाबंदी लगा दी थी। किस पे? संगीत कला पे। कहने कला औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन कहा जाता है कि उसी के काल में फारसी भाषा में
भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी औरंगजेब के समय। औरंगजेब के काल में संगीत पर पाबंदी होने के कारण एक बार जब संगीत प्रेमी तबला और तानपुरे का जनाजा निकाल रहे थे, तब उसने कहा था कि संगीत की मौत हो गई है और आदेश दिया कि इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज आसानी से बाहर न निकल सके। इसके समय में प्रमुख संगीतज्ञ वे थे रसवेन खान, सुखी सेन, कलावंद, हयात रसेन और कृपा प्रमुख थे। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। कहते कि छिप छिप करके वे वीणा भी बजाया करता था। कौन? औरंगजेब। उसके बाद में कहा जाता है कि मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह था उसके समय में हुआ, ऐसा माना जाता है। उसके दरबार में नेत खां, सदारंग तथा उसके भतीजे अदारंग ने संगीत को विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, ऐसा माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की मुगल साम्राज्य में मुगल कालीन कला और संस्कृति, जहां पर हमने देखा मुगल कालीन संगीत कला, मुगल कालीन साहित्य 6 प्रमुख बादशाहों के समय में, उसके बाद में मुगल कालीन चित्रकला और उसके बाद में मुगल कालीन स्थापत्य कला। इसको आसानी से गौर से देखना प्यारे विद्यार्थियों। छोटे जरूर लिखे हुए लेकिन तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इनको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं अंत में इसके जूम करके बड़े भी आपको दिखा रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। यह है मुगल कालीन कला एवं संस्कृति 6 बादशाहों के समय।